मिनट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे और हम जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं उसमें बरकत अता करे। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी काम का जो आगाज़ है वो हम कुरान पाक को समझने में लगाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। तो इस तरह हम सब लोग जो हैं इसमें बेहतरीन लोगों में हमारा शुमार होता है और हमारा इस बात पर यकीन है कि कुरान एक डिवाइन बुक है। ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये ऐसे ही हुआ है और ऐसे ही होगा और जो एक्शन के बाद रिएक्शन बताया गया है वो ऐसे ही होगा कि अगर ये करोगे तो ये होगा, तो ये होके रहेगा। जैसे कि आज की जो आयत है 61 जो है, इसमें अल्लाह ताला बता तो बनी इसराइल का रहे हैं लेकिन असल में बैन ही हमारी बिल्कुल सही पिक्चर जाहिर हो रही है कि एक बहुत अच्छी कौम, इन्नी फज्जलतुकुम अलल आलमीन, हमने तुम्हें दुनिया पर एक फजीलत अता की, हमें भी फजीलत अता हुई, एक बड़ी अच्छी कौम बनाया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया, फिर एक अरूज आया कि लाखों किलोमीटर के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जब उसको छोड़ दिया गया तो फिर जिल्लत मस्कनत सारी हमारे ऊपर डाल दी गई और हमने उन अदना चीज़ों की तरफ फोकस शुरू कर दिया आला चीज़ों को छोड़ के। यानी ईमानदारी एक आला चीज़ थी, उसको छोड़ के हमने बेईमानी को, जो कि अदना चीज़ थी, उसको ले लिया। सही तोलना एक अच्छी चीज़ थी और हमने उसके बदले में पैसे को पसंद किया। धोखा देना एक बुरी बात थी, अदना चीज़ थी और उसके मुकाबले में हमने मालो दौलत को बेहतर समझा। तो यहाँ पर भी वही कहा गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते अपनी कौम से कि तुम एक आला चीज को छोड़ के अदना चीज की तरफ जाते हो, तो जाओ फिर एक शहर के अंदर जाओ, किसी शहर में जाके वहां पर काम शाम करो, फिर अपनी दुनिया में लग जाओ। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनके ऊपर जिल्लत भी डाल दी, मस्कनत भी डाल दी, जिल्लत भी डाल दी और मस्कनत भी हमने उनके ऊपर डाल दी। वबाम बेगज़ब मिन अल्लाह, और वो अल्लाह का गजब लेकर आए। तो आजकल देख लें 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन आपकी क्या जरूरत है, किसी से को बाज कर सकते हैं? मस्कनत भी है आपके ऊपर और दुनिया में जिल्लत भी आपके ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। बिल्कुल आज के यानी 1400 साल पहले की जो आयात थी वो हर दौर में पूरी होती हुई नजर है। यही तो डिवाइन है, यही तो अल्लाह का हुक्म है, इसी को कहते हैं डिवाइन बुक है, जो कहा गया ऐसे ही होगा। अब अल्लाह ताला इसके बाद फरमाते हैं जालिका, ये क्यों हुआ, क्यों जो है वो इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत डाल दी गई है, उसकी वजह क्या है? बी अन्ना हूं, इसकी वजह से, ठीक है, बवजह इसके कि वो, हम वो, कानू थे यकफुरून, कुफर करते थे। या मैंने बताया ना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर की अलामत होती है। यकफुरून, वो कुफर करते थे। कुफर क्या है? हम तो कहते हैं ना जी हम कलमा गो हैं, तो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी दोनों चीजों को आपने अपने पास रखना है। अल्लाह हर बात जगह पर मौजूद है, राइट, मैं 2 नंबर काम करूं भी वो देख रहे हैं, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया मेरे लिए वो आखिरी चीज होनी चाहिए। तो लेकिन हम जब उसका इनकार करेंगे, यानी हमें कहा गया है कि वादा खिलाफी ना करो, जब करेंगे, हमें कहा गया कि माल के अंदर जो है वो मिलावट ना करो, जब हम करेंगे,
धोखा कहा गया ना करो, जब हम देंगे तो हम कुफर ही कर रहे हैं ना, इनकार ही कर रहे हैं ना। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इज्जत तो नहीं कर रहे। बिआयातिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी आयात का, व यकतुलूना, और वो कत्ल करते थे नबीयीन, नबियों को। हमने किसको छोड़ा? क्या हम अपने उलमा को जेलों में नहीं डालते? इमाम मालिक के साथ क्या किया गया, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा तो, उनके मुंह पे स्याही मल के उनको जानवर पे बिठा के पूरे शहर में फिराया गया। क्या कसूर था कि वो अपनी बात पे डटे हुए थे कि बात जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। आप देखें, मैं ये तुर्गुल ड्रामा मैंने देखा तो, और दुनिया में भी ऐसे ही है कि हर बात के ऊपर इकोनॉमी जो है ना वो बेसिकली होती है, और मजहब को यूज किया जा रहा होता है। जब भी कुछ लोगों की इकोनॉमी के ऊपर डस्ट पड़ रही होती है ना मजहब की वजह से, तो कहते हैं कि इसको मारो, इसको इसको खत्म करो। आजकल क्या हम आज नहीं कर रहे? आज भी तो वो लोग जो अच्छी बात करें, उलमा की सफ में हो, तो क्या करते हैं? उनके बच्चे उठा लेते हैं, उनको गोलियां मार देते हैं। आपके सामने वाकयात है, अब तो मीडिया आपको हर चीज बता रहा है। तो अब देखिए कौन से काम है जो हम छोड़ रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। और वो कत्ल करते थे किनको? नबियों को। एक शख्स कहे कि मैं ये काम नहीं करता, वालेकुम सलाम। एक शख्स कहे कि मैं ये काम नहीं करता भाई, उसको कहा जाए कि इस फाइल पे साइन कर दो, वो कहते नहीं करता, क्या करते हैं? उसको उठा लेते हैं, और बाज बात पता चलता है जनाब उसने फांसी ले ली है। तो वो तो अच्छी बात कर रहा था, बगैर हक, बगैर किसके हक के। तो ये अल्लाह के अल्फाज है ना, कि ये इस वजह से तुम्हारे ऊपर जिल्लत और मस्कनत डाल दी गई है कि तुम ये हरकतें करते हो बगैर हक के, जो है वो लोगों को। ये वही लोग हैं ना जो हमारे लोगों को उठा के गोलियां मार देते हैं, और जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो इनके अंदर जुर्रत नहीं होती जैबरा क्रॉसिंग को भी क्रॉस कर लें। वहां तो यही हालात होते हैं ना, लाइनों में भी खड़े होते हैं सारे के सारे। तो अपने मुल्क के अंदर जिनकी वजह से इज्जत मिली है उनको जलील करना, और बाकियों के से दब के रहना। जालिका ये है बिमा, उसकी वजह से, असाऊ, नाफरमानी की उन्होंने, वकानू, और थे वो, यातदून, हद से निकल जाने वाले। तो यही वजह है ना कि यानी कि लिमिट में भी नहीं रहते, ऐसे ऐसे फिर जुल्म करते हैं कि उनके बच्चों को उठा लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते। तो देखें कितनी खूबसूरत जो बात अल्लाह ने। और आप देखें कि ऐसा है नहीं है, खुद कभी बाहर जाने का इत्तेफाक हो, जैसी नजर से हमें देखते हैं कि जी आप पाकिस्तानी हो, आपकी सोच है, हमें कैसे जो है वो चेक लाइन में डाल दिया जाता है, क्या कुछ किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसी की वजह से है, तुम्हें, तुम्हारे ऊपर जो जिल्लत और मसनत हमने डाली है उसकी वजह यही है कि तुम मेरी आयात, यानी आप मुझे बताएं कि आप लोग भी जो कुरान पढ़ रहे हैं, कितनी दफा कितने लोग यहां तक पहुंचे होंगे? यानी सारी उम्र आपकी 25-30 साल उम्र है, 20 साल उम्र है, कितने लोग यहां तक पहुंचे होंगे अल्लाह की आयात को सुनते हुए? तो ये क्या है? इनकार ही है ना, जब आप उसको देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, उसको समझते ही नहीं है, कोई हमारे लिए अहमियत ही नहीं है उसकी। फिर पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने फिर यही हमारे लिए हालात रखे हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको, हम्म, इसका रूट क्या है, उसका मुझे नहीं इसका पता, इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इसका रूट क्या होगा, एक मिनट देख लेते हैं इसका। ये उर्दू में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता होगा। 61 आई थी ना।
ये है ऐन दाल और वाव, ठीक है। और ये उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। शायद अदावत उर्दू में इस्तेमाल होता होगा, दुश्मनी, राइट। दुश्मनी यही होती है ना, अदावत के, यानी किसी के साथ जो है वो जिद कर लेना। तो जब दुश्मनी करते हैं तो फिर हद से निकल जाते हैं। तो ये उसका रूट जो है, ये उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुई हैं। याहतदून, और इसका जो है वो मीनिंग इसके ट्रांसग्रेस, जिद करना। ये देखें ना, ये उसके जो है वो मीनिंग उसके जो है वो दिए गए हैं। ठीक है। अभी हम कर रहे थे अपील्स का चैप्टर नंबर 17। रिटर्न असेसमेंट और अपील का। अच्छा जी, हम जरा अपने पहले सबक को जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आप नाराज तो नहीं होते सर, बार बार एक चीज बताते हैं? चल, हमने कहा कि रिटर्न कौन फाइल करेगा, किन किन को रिटर्न फाइल करनी है। जिनको रिटर्न नहीं फाइल की उन्होंने नहीं फाइल की तो ठीक है, और जिन किन किन को रिटर्न फाइल करनी है उसकी लिस्ट हमने याद कर ली, पढ़ लिया। जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी थी, क्या उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी, यस या नो? अगर तो रिटर्न उन्होंने नहीं फाइल की तो कमिश्नर उनको क्या करेगा, पिछले 5 या 10 सालों का नोटिस दे सकता है। उस नोटिस के बाद या तो वो रिटर्न फाइल कर देंगे या वो रिटर्न फिर भी फाइल नहीं करेंगे। अगर वो रिटर्न फिर भी फाइल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि उनके ऊपर उनको एटीएल से निकाल दिया जाएगा, राइट। उनके अकाउंट को अटैच कर लिया जाएगा और उनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कर दी जाएगी उनकी बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये सारे काम होंगे। अगर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी तो माफी उसको भी नहीं है, उसको ऑडिट में नाम आ सकता है। एक अच्छी चीज है कि सेल्फ असेसमेंट हो जाती है नॉर्मली बहुत सारे लोगों की, यानी सेल्फ असेसमेंट जो कहा मिनो अन मान लिया सेक्शन 120 के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बाद में अमेंडमेंट भी की जा सकती है सेक्शन 122 के अंदर, राइट। उसके बाद ऑप्शन है कि वो चाहे तो एग्रीड अपॉन असेसमेंट में चला जाए या उसी अमेंडमेंट को फेस करके टैक्स जमा करवा दे। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको भी जो है वो पेनल्टी ऐसे ही पड़ेगी, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और हमने अमेंडमेंट और फर्दर अमेंडमेंट के अंदर भी बात की कि अमेंडमेंट कब तक हो सकती है और फर्दर अमेंडमेंट कब तक हो सकती है। अगर किसी ने रिटर्न फाइल की और वो डेफिशिएंसी थी उसके अंदर, तो उसको भी उस साल के खत्म होने के बाद 180 दिनों के अंदर नोटिस भेजा जा सकता है। एक शख्स अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकता है। उसके 4 हमने चीजें पढ़ी थी कि उसको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी है, राइट। उसको अपने रिवाइज अकाउंट सबमिट करवाने हैं और उसके अंदर उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो उसकी इनकम से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी 4 चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी। और कब कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए उसको भी हमने डिस्कस किया था। फिर असेसमेंट के अंदर अमेंडमेंट के बाद हमने असेसमेंट को स्टार्ट किया था। तो हमारे पास जो असेसमेंट थी वो थी सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद थी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, फिर थी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, और इसके साथ ही एग्रीड असेसमेंट, और उसके बाद थी रिवीजन ऑफ असेसमेंट, और फिर थी रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर, राइट। फिर उसके बाद थी असेसमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और प्रोविजनल असेसमेंट, राइट। तो सेल्फ असेसमेंट, रिटर्न फाइल कर देंगे, कुछ नहीं पूछा जाएगा। नहीं फाइल करेंगे तो बेस्ट जजमेंट, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। रिवीजन, आप जो है टैक्स को कम किया जा सकता है। एग्जामिशन सर्टिफिकेट के लिए
रिवीजन बाय द चीफ कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट, अगर आप कोई एसेट आपका पकड़ा गया, राइट, तो आपकी वक्ती तौर पर, यानी जो मैंने बताया था कि ये पॉलिटिशियंस का है, और अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस सूरत में भी जब तक ये कोर्ट में केस चलता रहेगा आपकी असेसमेंट नहीं होगी। ये बातें हमने डिस्कस की थी, राइट। कुछ तो चीजें आपको ऐसे ही मेरे बार बार करने से याद हो गई होंगी। आगे है असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर बाय द अपेलेट अथॉरिटी, राइट। ये कमिश्नर के लिए है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये किसके लिए है? कमिश्नर के लिए। कि कमिश्नर को जो असेसमेंट होगी अल्टीमेटली कमिश्नर को बताया जाएगा कि साहब इसका फैसला करें। तो कमिश्नर कितनी देर के अंदर ये फैसला करेगा? अपेलेट अथॉरिटी कहते हैं हायर अथॉरिटी को। मसलन अगर आप एडिशनल कमिश्नर को लें तो उसकी अपेलेट अथॉरिटी है असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर क्या है उसकी? कमिश्नर। कमिश्नर से ऊपर चीफ कमिश्नर, इसके ऊपर एफबीआर। तो ये अपेलेट अथॉरिटी कहते हैं हायर अथॉरिटी को। उससे ऊपर वाली जो अथॉरिटी है, अगर हायर अथॉरिटी फैसला कर दे तो उसका उसकी असेसमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर बाय द अपेलेट अथॉरिटी, उसकी असेसमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसे असर पड़ेगा, ये बात बताई जा रही। लेकिन लॉ क्या है? प्रोसीजर को बताता है, सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, फिर उसका हल बताता है। कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, फिर उसका हल बताता है। If an assessment or amendment is to be made on the instruction of any appellate authority, अगर कोई असेसमेंट या अमेंडमेंट की जाए appellate authority की तरफ से, then तब the commissioner shall issue the order। तो फिर कमिश्नर ऑर्डर, मैंने बार बार कहा कि असल में ऑर्डर किसने इशू करना है? Within 2 years from the end of the financial year in which the commissioner is served with the appellate order। मसलन देखें कि उसको आप एक फैसला जीत गए हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल से जनवरी 23 में, तो कमिश्नर का टाइम कब से? देखिए वैसे तो आज से टाइम शुरू हो गया, आज सुना दे, कल फैसला सुना दे, लेकिन उसके पास मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? वो है इस साल को 30 जून के बाद आप 30 जून 24 और 30 जून 25। अच्छा, स्टूडेंट यहां कंफ्यूज क्या होते हैं? वो कहते हैं सर इसके बाद उसका टाइम शुरू होगा। भाई टाइम तो आज से ही शुरू हो गया उसका। ये सिर्फ ये टाइम लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए बताया जा रहा है, यानी इस पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए यहां से शुरू किया गया है। यानी ये नहीं कि यहां नहीं फैसला सुना सकता, उसका टाइम आज से शुरू हो गया है। असल में उसको ये वाला टाइम है उसके पास, यहां कहीं भी वो फैसला सुना सकता है। तो यहां जैसे ही कहा जाता है ना उस साल के बाद 2 साल तक उसके पास टाइम है, तो स्टूडेंट समझता है कि शायद इस साल नहीं सुनाएगा वो तो टाइम लिमिट को डिसाइड करने के लिए सिखा। मिसाल के तौर के ऊपर आप जो है वो, मिसाल के तौर के ऊपर आप इस वक्त कैनाल पे खड़े हैं, एक शख्स आपको रास्ता बताता है, आप कहते हैं कि यार मैंने जो है ना कचहरी जाना है। वो कहता है कि अनारकली जाके, अनारकली से आगे आपने 5 किलोमीटर जाना है तो आपकी कचहरी आ जाएगी, लाहौर कचहरी आ जाएगी। तो क्या आप अनारकली से शुरू करेंगे, यहां जाएंगे नहीं यहां से? भाई जहां खड़े हैं वहां से तो जाएंगे जाएंगे ना, यानी पहुंचेंगे पहले अनारकली, वहां से आगे बताया जा रहा है रास्ता। अब समझ आई? तो कोई बंदा कहेगा जी मैं यहां से फिर यहां तक कैसे जाऊं, तो भाई ये तो ऑब्वियस है ना, कि वहां तक तो पहुंचोगे ही ना। तो इसलिए ये स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर इस टाइम फ्रेम का क्या होगा। यानी आज आपको ऑर्डर मिल गया, फैसला सुना दे, लेकिन मैक्सिमम वो उसके पास ये टाइम है, इससे आगे जाएगा तो फिर
नुकसान है, लॉ ने उसको मना किया, इससे आगे नहीं तुम जा सकते, फिर तो उसके ऊपर सूट फॉर डैमेजेस भी कायम किए जा सकते। लेकिन ये उस सूरत में है कोई टैक्स लाइबिलिटी ऊपर नीचे करनी थी, कोई ऐसी कहानियां सुनानी थी। लेकिन अगर मेरे पैसे वापस करने हैं तो क्या फिर भी उसके पास 2 साल का टाइम है? नहीं। फिर दुनिया सुनिएगा क्या है, वेयर डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड, रिफंड का कोई केस है इनकम टैक्स का, in an appellate order the commissioner shall issue appeal effect order within 2 months of the date of the commissioner is served with the appellate order। तो अगर डायरेक्ट रिलीफ मिल रही है तो फिर 2 महीनों के अंदर अंदर आप फैसला सुनाएंगे और उस बंदे को रिलीफ प्रोवाइड करें, पैसा अगर वापस करना है। वहां नहीं 2 साल आपने लटकाए रखना उसको। समझ आ गई? सेक्शन 124 भी हमें पता चल गया कि ये है। उसके बाद एक और सेक्शन है कि अगर मेरे पास कोई केस पड़ा हुआ है और मेरी अपैलेट अथॉरिटी ने कोई फैसला सुना दिया, तो क्या मैं भी उसके खिलाफ चला जाऊं? तो कहा जा रहा नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, आप उसके मुताबिक फैसला सुना दें फिलहाल और बेशक उसके खिलाफ चले जाएं। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने आपको पहले भी शायद मिसाल दी थी कि आई कैप ने क्या किया था कि अटेम्प्ट्स को लिमिट कर दिया था कि इस लिमिट से ज्यादा आप अटेम्प्ट्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो हाई कोर्ट में हमारा केस पड़ा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपना फैसला सुना दिया कि मेरी अपैलेट अथॉरिटी ने फैसला सुना दिया, लिहाजा मैं भी उसके मुताबिक फैसला करता हूं। ठीक है ना, ये बात जो है। पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई द ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करने का टैक्स अथॉरिटीज के पास लॉ ने, कानून ने क्या इजाजत दी है उसे। Where a question of law has been decided by the appellate tribunal or high court, जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है appellate tribunal या हाई कोर्ट सुना दे, in the case of a taxpayer the commissioner may follow the said decision including in respect of an identical situation। तो कमिश्नर चाहे तो उसी को ही फॉलो कर ले in the subsequent years of the said taxpayer even if the tax department has filed an appeal against such decision। बेशक वो उस फैसले से मुत्तफिक नहीं है कि जनाब मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, अपैलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया तो और वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कमिश्नर ए जो है वो अपैलेट ट्रिब्यूनल में था, इसका एक जो है वो टैक्स पेयर था वो मिस्टर एक्स था, तो अपैलेट ट्रिब्यूनल ने इसके हक में फैसला दे दिया। जो ये ए कमिश्नर था ये हाई कोर्ट जा चुका हुआ है। इसी तरह एक कमिश्नर बी है, उसके पास 3 केसेस ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे वो है एन पी क्यू, कुछ ऐसे लोग हैं, वो ऐसे ही केसेस हैं जैसे कि एक्स के थे, मिलते जुलते केसेस, आइडेंटिकल केसेस थे। अब जो मिस्टर बी है ये अपना फैसला जो है वो इस ट्रिब्यूनल के मुताबिक सुना देगा, हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट इसके खिलाफ हाई कोर्ट में चला गया है, लेकिन लॉ ये कहता है कि आप चाहें तो मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना फैसला उसके मुताबिक सुना दें, आपको भी इस केस के अंदर फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? If the higher appellate authority reverses such decision of the appellate tribunal or high court, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आप जीत गए हैं, यहां से सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर ए ये केस जीत गए हैं, तो मिस्टर बी भी उसके मुताबिक फिर फैसला सुना दे। यानी इनको बताएगा कि देखें पहले भी मैंने इसी को प्रेसिडेंट बनाया था, इसी को अपना नुक्ता आगाज बनाया था, चूंकि वो रिवर्स हो चुका तो मैं भी रिवर्स कर रहा हूं। यानी सबको जो है ना वो धमा चौकड़ी डालने की जरूरत नहीं है, वो भी केस कर रहा है, वो भी, तो अदालत कहेगी यार सब्र करो, एक केस वही सेम है ना, सुन रहा हूं, जो फैसला होगा सबको पता चल जाएगा, रहाई होगी तो सबकी हो जाएगी, जुर्माना लगेगा तो सबको लग जाएगा, बात खत्म, सबको आने की जरूरत नहीं है। ये बताया जा रहा है कि उसमें इफ द हायर appellate authority reverses such decision of the appellate tribunal or high court, the commissioner
is empowered to modify the assessment within 1 year from the date of receipt of the decision. तो फिर क्या कर देंगे, इसको 1 साल के अंदर अंदर उसकी रिवर्सल वो भी डाल दें। ठीक है जी, ये इनको बताया गया था कि आपने क्या करना है। यानी अब ये इफेक्ट बताए गए थे कि जब असल में ये दोनों सेक्शन किसके हैं, ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के हैं। ये उसको डायरेक्ट किया जा रहा है कि भाई साहब आपने क्या करना है उसको, कि जब तुम्हें ऐसा मसला हो तो फिर तुम्हारे पास क्या पार्ट्स हैं, कैसे करना है। उसके बाद है जी एविडेंस ऑफ असेसमेंट। जब किसी शख्स की असेसमेंट हो जाएगी उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चैलेंज से मुराद ये नहीं कि उसके खिलाफ नहीं जा सकता। यानी मेरी टैक्स लायबिलिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में डिसाइड हो गई या कमिश्नर ने मेरी असेसमेंट कर दी कि वो मेरी 5 लाख रुपया है, तो कोई दूसरा टैक्स ऑफिसर आके मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं इसको मानता। वो मेरे लिए फाइनल प्रूफ है, मेरे पास एक प्रूफ है कि मेरा ये काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब बात समझ आ रही? तो एक चीज ये है, production of assessment or its certified copy shall be a conclusive evidence of assessment and that amount and all particulars of the assessment are correct. ये मैं एक अक्सर यहाँ एक वाकया सुनाता हूँ। अच्छा, इसको पूरा पढ़ लें। एन असेसमेंट नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी क्वेश्ड void of warrant for form or shall not be affected by reason of mistake. यानी अगर कहीं से गलती हो गई है तो आप उसके खिलाफ तो जा सकते हैं, उसको नहीं आप उंगली उठा सकते उसके ऊपर, वो ठीक है। मैं इसका अक्सर एक वाकया सुनाता हूं कि मेरे वालिद साहब कारोबार करते हैं, तो वो अक्सर ना कोई साहब आके उनको तंग करते थे, आना कुछ पैसे ले जाने, पढ़े लिखे नहीं है, डरा धमका के उनसे पैसे ले जाता था। तो मुझे उन्होंने बताया कि यार एक बंदा आता है मेरे पास, तो वो कहता है जी तुम्हारी ये इनकम है, फलाना है, और पैसे मेरे से वो ले जाता है। वो पैसे वो नहीं लेता था, असल में बाजार का जो सदर था वो इकट्ठे करता, शायद मिला हो साथ। तो सब लोगों से जिन जिन की रिटर्न फाइल नहीं होती थी उनसे पैसे लेता था और वो कहता ठीक है जी आपका मसला हमने हल कर दिया हो। तो मुझे भी बताया कि यार इसने मजाक पकड़ा हुआ, जब दिल करता आ जाता पैसे लेने के लिए। तो हमने उनकी रिटर्न फाइल की और उनकी असेसमेंट हमने करवा ली। वो साहब फिर आ गए, तो मैंने कहा अबू जब ये आए ना, तो अब ये जो कागज है ना असेसमेंट का, इनको दिखा दें कि भाईजान दफा हो जाए इधर से, हमने रिटर्न भी जमा करवा दी है। वो फिर आ गए, तो मुझे उन्होंने कॉल की, कहते यार वो बंदा फिर आ गया। उसे मैंने दिखाया, कहता ये तो जाली है। मैंने कहा इसे कहें कि लिख के दे, ये तो अपनी नौकरी के पीछे पड़ गया हुआ। उसके बाद नहीं कभी वो आया। उन्हें बताया कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ा लिखा है, टैक्स का काम भी करता है, तो वो कह रहा है कि मुझे ये लिख के दें, बात कोई पैसा नहीं, दफा हो जाए इधर से। चला गया वो उधर से। तो ये एक एविडेंस होता है, ये नहीं है कि जो मर्जी बंदा इसको चैलेंज करना शुरू कर दे। वालेकुम सलाम। लेकिन जी लास्ट शेड्यूल हमारे पास आ गया जी, अपील का। आपके खिलाफ फैसला अभी देखे ना, एक शेड्यूल था मेरे हाथ में, रिटर्न फाइल करे, ये करे, वो करे, दूसरा आ गया कमिश्नर के पास असेसमेंट का। मैं उससे खुश नहीं हूं, तो क्या करूं? अपील। अब इसमें एक चीज देखिएगा कि इसमें क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखें असल बात है, हमारा एग्जाम अभी हमने रिटर्न तो फाइल करनी नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ सवाल होंगे, कब आप अपील में जा सकते हैं, व्हेन, और डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे जो आप फाइल करेंगे। नंबर 3, उसकी फी क्या होगी वहां जाने के लिए। कंडीशंस क्या होंगी अपील करने के लिए। क्या उस फी उसके दौरान आपको स्टे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। यानी कमिश्नर ने अमेंडमेंट की, कुछ भी किया और कहा पैसे जमा करवाओ, तो क्या स्टे ऑफ डिमांड आपको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। जो पैसे मांगे जा रहे हैं उसका स्टे आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। मिल सकता है तो कितने दिनों का मिल सकता है अपील में।
तीसरी है कमिश्नर के पास कितना टाइम है। कमिश्नर उसका जो फैसला है वो कितने टाइम फ्रेम के अंदर करेगा। ये बातें आपको हर अपील के अंदर रटी हुई होनी चाहिए बड़ी अच्छी तरह। यानी कितने दिनों के अंदर अपील करनी है, क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, कितनी फीस जमा करवानी है उसके अंदर, राइट, क्या कंडीशंस होनी चाहिए मेरी अपील में जाने के लिए, क्या मैं उस अपील में जाके स्टे ले सकता हूं कि जी मेरे से पैसे ना लिए जाए। ठीक है ना, कमिश्नर कह रहा है जी पैसे दें, तो मैं अपील की एक बेसिक कंडीशन होती है कि पहले पैसे जमा करवाएं फिर अपील की जाएगी। एक बड़ा मजाहिया वाकया आपको सही सुनाता हूँ। बहुत पुराना दौर था जब टेलीफोन सिर्फ घरों में होते थे, आजकल भी होते हैं लेकिन अब तो खैर वो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। उस वक्त किसी किसी घर में टेलीफोन होता था। तो किसी साहब के घर में बिल आ गया गलती से, वो कोई मेरा ख्याल है को 3 लाख के करीब कॉल आ गई उनकी, लोकल कॉल्स। वो जो बिल उसका आया, उस वक्त जो घर होते थे ना 5 मरले के, वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए में घर मिल जाता था। इतने का उसका तो घर उसका होगा, समझ ले कि कुछ 3.5 लाख रुपए का घर भी होगा। उसका जो बिल आ गया वो तकरीबन कुछ 4-1 लाख रुपया बिल आ गया। गरीब आदमी था। तो वो चला गया डिपार्टमेंट के पास कि जनाब ये मैं देखें ये गलती हुई है, ऐसे तो मैंने मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है। और दूसरी बात उसने कहा कि आप ये देखें कि अगर हर दिन के अंदर, उसने एक बड़ी अच्छी प्ली ली, उसने कहा जी आप हर दिन के अंदर आप कम से कम 5 मिनट की तो कॉल कहीं मैं करता होगा ना, या 3 मिनट की, तो आप 8 घंटे चलो कर लें, 8 घंटे में अपना काम करता हूँ, 8 घंटे में सोता हूँ, तो 8 घंटे में कॉल करता हूँ। आप 8 घंटों को मिनटों में कन्वर्ट कर लें, उसको 5 पे तकसीम कर लें। इसका मतलब ये है कि मैं रोज 8 घंटे फोन से उठता ही नहीं था। यानी मैं खाता भी नहीं था, पीता भी नहीं था, वॉशरूम में भी नहीं जाता था, बस फोन करता था, दूसरा फोन, तीसरा फोन, चौथा फोन, मैं ऐसे भी लगा रहा था। तो ये आपकी मिस प्रिंट हुआ है। तो वहां जो था जो ऑफिसर था, उसने कहा देखें हमारा असूल ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपका टेलीफोन का कनेक्शन बहाल कर दें तो आप अपील करें, लेकिन उससे पहले ये पैसे जमा करवा दें आप। असूल लॉ ये कहता है। उन्होंने कहा अच्छा। उसने कहा मैं ये करूं कि अपना घर बेच दूं, घर बेचने के बाद ये टेलीफोन और उसकी तार लेके मैं गली में बैठ जाऊं। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग काम करता है? नहीं, मैं टेलीफोन रखूंगा कहाँ, घर बेच के आपको पैसे दे दूं मैं? यानी जितना तुमने मुझे बिल डाला हुआ है उतने का तो मेरा घर है, तो घर के अंदर मैंने टेलीफोन रखा हुआ है। तो जब मैं घर बेच दूंगा तो ये टेलीफोन कहाँ रखूंगा मैं? यानी अकल से को काम लें कि ये जो ये हमारे बाद लोग फंस जाते हैं ना। एक और बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूँ आपको कानून का। हमारे उस्ताद ने सुनाया, उन्होंने कहा जी एक साहब थे तो वो एजी ऑफिस में गए, तो पेंशन का उनका कोई इशू था। ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तान से कहीं बाहर चले गए, 2 साल बाद वापस आए, तो उन्होंने अब ऑफिस उधर गए, उन्होंने कहा जी मेरी पेंशन रिलीज कर दें। तो उन्होंने कहा जी इसका असूल ये है कि एक सर्टिफिकेट लगता है कि एक डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाएं कि आप जिंदा है, प्रूफ लेके आए। तो खैर वो चले गए, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जी लिख दो, उन्होंने अपना वेरिफिकेशन करवा दी, सारा कुछ करवाने के बाद वो जमा करवा दिया। तो मिसाल के तौर के ऊपर आप 2023 है ना, और 2022, 2 सालों की पेंशन उनकी डिले थी, तो उन्होंने 2023 की पेंशन रिलीज कर दी। उसने कहा मेरे 2 साल की पेंशन है, पिछले साल की पेंशन भी रिलीज करवाओ। उसने कहा इसका भी लग लिखवा के लाएं कि आप पिछले साल भी जिंदा थे। वो कहते जी मैं बड़ा पिटा उसके सामने कि यार तुम पागल हो, मैं अगर आज के साल जिंदा हूं तो पिछले साल भी मैं जिंदा था। कहते जी नहीं, कानून यही कहता है कि हर साल आपको सर्टिफिकेट जमा करवाना है। तो फिर वो डॉक्टर के पास गया, कहता है यार यहाँ लिख दो कि मैं पिछले साल भी जिंदा था। फिर उन्होंने पेंशन जो है वो रिलीज की। मसलन जब इनको जो है वो ऐसे जब तंग करना हो, मेरी ऐसे प्रॉपर्टी के केस में भी वो साहब जो थे, यानी हर एक के आते थे उसकी प्रॉपर्टी एक्साइज वाले ट्रांसफर करी जा रहे थे।
तो लेकिन सारी बात है कि वो कुछ माल लग रहा था, तो मैं गया तो मैं अपनी तरफ से बड़ा सियाना बना और कागजात वगैरह ये वो सब कुछ लेके चला गया। बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं कि ये बंदा किधर है जिसने तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। मैंने कहा ये तो ट्रांसफर करके पैसे लेके खा पी के सब कुछ चला गया, रजिस्ट्री मेरे नाम पे हो गई है। ये पाकिस्तान में कहाँ है मुझे नहीं पता, फोन भी अब इसका बंद है, सारे एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं, इसे साइन अंगूठे, ये अदालत में जाके क्या क्या आया उसने मुझे प्रॉपर्टी बेच दी है। कहते नहीं हमारे कानून में लिखा हुआ है कि अगर शक पड़ जाए तो फिर उस बंदे को सामने यहाँ पर लाना लाजमी है। जब तक अब आप इसको लेके नहीं आएंगे ना, वो एबटाबाद का कहीं रहने वाला बंदा था, तो कहते जी उसको मेरे सामने लेकर आए, मेरे सामने वो ये बात कहे कि उसने आपको ये प्रॉपर्टी बेच दी है, ट्रांसफर की है, वरना मैं ये नहीं कर सकता। और फिर आप इसको जाके अखबार में भी दें, मुझे शक है कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का कब्जा भी है, तो इसको अखबार में भी आपने नोटिफाई करवाना है कि मेरी वो भी कटिंग मुझे ला के दें, ये वाला काम भी करें, फिर जाके मैं करूंगा। 10,000 रुपये वो मांग रहा था, मैं उसे वो नहीं दे रहा था, तो उसने मुझे 50,000 रुपये का उसका बता दिया कि चलो इस काम पे लगे रहो। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि ये कानून में जब आप इनका ख्याल ना करें इनके बच्चों का, तो फिर ये भी आपके बच्चों का ख्याल नहीं करते। तो कब, कैसे, कहाँ पैसे आपको देने हैं उसे नहीं देने, स्टे ऑफ डिमांड और कमिश्नर के पास कितना टाइम है, इन चीजों को देखना है। अच्छा, अब इसके अंदर समझाने वाली कोई खास बातें नहीं है, मैं इसलिए जरा रीड करूंगा, तो आप ये ना महसूस कीजिएगा कि सर तेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अंग्रेजी होगी सिर्फ, उसको मैं आगे लेके चलूंगा। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, ये टाइम लिमिट कहां से स्टार्ट होगी? देखें, इससे पीछे कौन है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये बात याद रखें। उसने जब अपना फैसला दे दिया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर रिसीट ऑफ ऑर्डर लेट फाइलिंग में बी एडमिटेड बाय द कमिश्नर। अच्छा ये देखें, एक होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एक होता है CIR कमिश्नर अपील, ये दो अलग अथॉरिटीज हैं। अक्सर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले भी कमिश्नर था, ये भी कमिश्नर है। नहीं, वो और था, उसका नाम था कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इसका नाम है कमिश्नर अपील, ये और है। आप जब टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो वहां आपको अलग अलग तख्तियां मिलेंगी। कमिश्नर अपील और होते हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आप कहां से होके आए हैं? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से। डायरेक्ट नहीं हाई कोर्ट चले जाना, ये तरतीब के साथ आपने उसको फॉलो करना। 30 दिन का टाइम है। डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे? आप देखें कॉमन सेंस क्या है। अगर आप किसी के पास अपील में जा रहे हैं, उसको नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, तो आप रिटर्न लेके जाएंगे ना, जो आपने ओरिजिनली सबमिट करवाई थी, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वो भी लेकर जाएंगे ना। प्लस उसके साथ एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक कागज के ऊपर एप्लीकेशन लिखेंगे, जिसके अंदर अपनी सारी कहानी सुनाएंगे, रोए पिटेंगे कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये किया, पूरी कहानी सुनाएंगे। प्लस आप अपने वकील को लेके जाएंगे, अटॉर्नी को, किसी वकील को नॉमिनेट भी तो करेंगे ना। खुद जाना चाहते हैं खुद चले जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो इतनी मेहनत से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, उसके पास चले जाए। थैंक यू, उसकी कुछ खिदमत मदारत करें, उसके पास चले जाए, वो आपका फैसला जाके लड़ लेगा। ठीक है, और प्लस उसके बाद जो फी का चालान है वो भी जमा करवा दें। समझ आ गई ना? अच्छा, अगर आप अगली अपील में जाएंगे तो क्या करेंगे? वहां एक नई एप्लीकेशन लिखेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट लिखेंगे। अच्छा, इसके अंदर वो प्लस वो आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का ऑर्डर भी लगाएंगे साथ। अच्छा, जब अगली अपील में जाएंगे तो यही सारा पलंदा लगाएंगे और प्लस कमिश्नर अपील की का भी ऑर्डर लगाएंगे। अब ट्रिब्यूनल के पास जाके फिर नई कहानी सुनाएंगे, वही ऊंट ऊंट रेगिस्तान वाली, कि मैंने रिटर्न फाइल की, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मैं कमिश्नर अपील के पास चला गया तंग पड़ के, और ये कमिश्नर अपील ने भी मुझे कहा, वो भी मेरी बात नहीं सुन रहा, ट्रिब्यूनल के पास चले गए। अब ट्रिब्यूनल के बाद जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अब उसमें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का ऑर्डर, कमिश्नर अपील का ऑर्डर और
ट्रिब्यूनल के ऑर्डर वो भी साथ लगाएंगे। यानी उसको पूरी कहानी सुनानी है कि किन किन लोगों से होकर आया हूं और उन्होंने क्या क्या मुझे कहा है। समझ आ गई? इसलिए डॉक्यूमेंट्स को मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फी कितनी है कंपनी के लिए? 5,000, एओपी के लिए 2,500, राइट। और इंडिविजुअल और एओपी के लिए 2,500 है, और 1,000 रुपया है अपील अगेंस्ट एनी अदर ऑर्डर जो है। असेसमेंट के खिलाफ जाना चाहते हैं तो वो 2,500 है। इसके अलावा कोई और है, मिसाल के तौर के ऊपर उसने आपको कहा असेसमेंट नहीं किया, आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, कोई आपको और तंगी पैदा कर रहा आपके लिए, तो उसकी 1,000 रुपया फीस है। अगर ये 5,000 और 2,500 से काम हो जाता हो ना पाकिस्तान के अंदर, तो मैं कहता हूं कि लोग, मेरा ख्याल है कि हर हफ्ते 5,000 देने के लिए तैयार होते हैं। तो लेकिन ये इसलिए इतनी फीस कम रखी हुई है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हम मुल्क में सस्ता इंसाफ मौजूद है। ठीक है जी, तो ये चीज है, सस्ता ही है। कंडीशंस क्या होंगी? द अपील शैल बिकम इनवैलिड इफ द पर्सन हैज नॉट पेड द टैक्स। वही बात अभी आपको सुनाई ना, उन्होंने कहा जी बात सुनेंगे लेकिन पहले टैक्स जमा करवा दें, विच वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फिर उसका फौरन जवाब आ गया कि आप इसका स्टे ले सकते हैं। वो कहेगा जनाब आपको पैसे जमा करवा दिए मैंने, तो फिर तो बात गई। एक दफा पैसे जमा हो गए तो फिर तो गई बात। तो इसलिए फिर उनके पास स्टे का भी मौजूद है। कमिश्नर अपील जो है वो क्या करेगा? शेल फिक्स अ डे फॉर हेयरिंग। हेयरिंग क्या होती है? तारीख, जिसे मैंने कल बताया था। उर्फ आम में कहते हैं जी आज मेरी तारीख है, इंग्लिश में इसको हेयरिंग कहते हैं। तारीख को आपने अंग्रेजी में डेट नहीं कहना कि जी वो आज चाचा मेरे जो डेट पे जा रहे हैं उसको हम उर्फ आम में तारीख ही कहते हैं। हेयरिंग का दिन डिसाइड किया जाएगा ऑफ अपील एंड शैल गिव अ नोटिस टू द appellant एंड कंसर्न्ड कमिश्नर। देखें appellant, एपेलेट नहीं है, ये स्पेलिंग ध्यान से पढ़ने। एपेलेंट जिसने दरख्वास्त गुजार, वो था अपेलेट हायर अथॉरिटी। स्पेलिंग में फर्क है। अपेलेट होता है, ये है एपेलेंट दरख्वास्त गुजार, और कंसर्न्ड कमिश्नर। तो ऊपर कौन है? कमिश्नर अपील। अब समझ आइए, कमिश्नर और है और कमिश्नर अपील और है। द कमिश्नर अपील मे एडजर्न द हियरिंग ऑफ द अपील फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको वो मौखर कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, मौखर कर सकता है। द कमिश्नर अपील मे बिफोर द हियरिंग ऑफ एन अपील अलाउ एन appellant टू फाइल एनी न्यू ग्राउंड ऑफ अपील। कोई और रीजन भी दे सकता है, लेकिन कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं लेगा वो, जो आपने कमिश्नर को नहीं दिया। एक डॉक्यूमेंट आप वहां छुपा के बैठे रहे हैं, वो कह रहा था कि जनाब आपका टैक्स नहीं कटा हुआ विद होल्डिंग टैक्स, तो आपने उसको दिखाया नहीं, उसको तंग करते रहे हैं। यहां आप कहते हैं कि सर वो जो रिटर्न के अंदर मैंने एडवांस टैक्स लिखा था ना, ये उसकी रिसीट है, तो कहेगा कि उसको क्यों नहीं दिखाई थी आपने? समझ आ गई? तो मेरे साथ जो तुम आ गए हो तो उसको दिखाते, वो यही तो पिट रहा था बेचारा। तो आपने नई वजह तो बता सकते हैं कोई, लेकिन नया डॉक्यूमेंट नहीं। वेयर ही सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अपील वाज नॉट विलफुल और अनरीजनेबल। तो अपनी उसकी नई जो है वो अपील, नई ग्राउंड भी सुन सकता है। द कमिश्नर अपील में बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील, फैसला डिस्पोज कहते हैं यहां, जाया करना नहीं, फैसला सुनाना। फैसला सुनाने से पहले कॉल फॉर सच पर्टिकुलर्स एज ही मे रिक्वायर और कॉज फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड। तकरीबन सेल्स टैक्स में भी ऐसी ही चीजें हैं कि अपना फैसला सुनाने से पहले उसकी पावर्स बताई जा रही हैं। एडजर्न कर सकता है, बार बार उसको कर सकता है, और वो उनको कहता है कि कोई और बात अगर आपके जहन में है वो भी बता दो, कोई और डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, कोई नई इंफॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है। द कमिश्नर शैल नॉट एडमिट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच वाज नॉट
प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिश्नर, ये मैं बता चुका हूं। हाँ, अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट द अपैलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, या कोई वजह थी, वो कहता था कि सर मैं इसको डॉक्यूमेंट दिखा देता तो इसको मिस यूज कर सकता है, मुझे इस पे शक है, आप प्लीज इस डॉक्यूमेंट को देखें, इसको ना दिखाएं। तो कोई अगर ऐसी वजह है तो फिर, अदरवाइज आपको उसी को डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक स्टे, ये पहले नहीं था, पहले पूरा टैक्स जमा करवाना होता था। अब ये है कि आप 10% जो टैक्स है ना, जो आपको डिमांड किया गया है, कमिश्नर ने कहा है वो जमा करवा दें, तो आपको स्टे ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाएगा। कमिश्नर कितना स्टे दे सकता है? स्टे ऑफ टैक्स डिमांड बाय द कमिश्नर 10% जमा करवा दें तो स्टे मिल जाएगा, आप अपील में जा सकते हैं, कोई रिकवरी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा। कमिश्नर अपील हैज पावर टू ग्रांट स्टे ऑफ टैक्स डिमांड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ये दिन जरा माजरत के साथ ये याद करने पड़ेंगे, इसका कोई और हल नहीं है मेरे पास। स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये दिन कैसे याद करूं? जैसे याद करते हैं, जैसे एक साहब कहते हैं ना कि सर जी मैं नहाता हूं तो गीला हो जाता हूं, उन्होंने कहा जी टूटी बंद करके नहा लिया करो। तो इसका तो कोई और हल नहीं है। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स डिपार्टमेंट, यहां कमिश्नर स्टे देने से पहले किससे पूछेगा? टैक्स डिपार्टमेंट को, कि साहब आपको कोई मसला इशू तो नहीं है, इसको स्टे दे दूं। Another stay of tax demand may also be granted for a further period of 30 days by the commissioner after providing an opportunity here to the tax department. ठीक है, provided that the order and appeal shall be passed by the commissioner, तो फिर उस 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर अपना फैसला सुना डाले मजीद, यानी वो स्टे ही ना देता जाए। पहले स्टे दे दिया, फैसला सुना दे, नहीं अभी तक फैसला हुआ, फिर आप उसको थोड़ा सा स्टे देके तो फैसला अपना सुना दें। कमिश्नर के पास कितना टाइम है? 120 डेज, 120 दिन के अंदर जब एप्लीकेशन आ गई उसने अपना फैसला सुनाना है। 60 दिन मजीद ले सकता है कमिश्नर, लेकिन इसके अंदर वो टाइम फ्रेम शामिल नहीं होगा जो आपने अर्जेंटमेंट ली हुई है। आपने इस केस को जो पोस्ट कि जी मैं बीमार हूं, मैं मुझे 5 दिन का टाइम दे दे, तो वो इस 120 दिन के अंदर शामिल नहीं होगा। क्या बातें सीखी हमने? 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपील फाइल करेंगे, राइट, डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। अभी हमने बात की कमिश्नर के पास 120 दिन का टाइम है, आपको स्टे जो है वो 30 दिनों के लिए मिल सकता है, फर्दर आपको 30 दिनों के लिए स्टे भी मिल सकता है। कमिश्नर 120 दिनों के अंदर फैसला सुनाएगा, प्लस वो मजीद 60 दिन भी इसको एक्सटेंड कर सकता है, 180 दिन टोटल इसके अंदर उसको फैसला सुनाना है, राइट। स्टे मिल सकता है, ये सारी चीजें आपको। और स्टे देने से पहले कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर अपील कौन सी? नहीं, ये स्टे के केस में है, अगर वो स्टे दे रहा है तो फिर 120 दिन तक ना जाए। अगर स्टे नहीं है, कोई और चीज है, कोई और इश्यू चल रहा है, तो फिर ठीक है, 120 दिन का टाइम उसके पास है, राइट। अब आगे जी इसके अंदर हमारे पास अपैलेट ट्रिब्यूनल, ये भी हमारे पास आ गया जी अपैलेट ट्रिब्यूनल। इसके पास टाइम डबल हो गया, 60 दिन का। डॉक्यूमेंट्स वही हैं, ग्राउंड ऑफ अपील, कॉपी ऑफ द ऑर्डर, कॉपी ऑफ द कमिश्नर, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ अपील, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो फाइल करेगा। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी तरतीब और हो गई है, यहाँ शुरू में आ गया कि अपैलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 6 महीनों के अंदर अपना फैसला सुनाएगा। वहां दिन थे, यहाँ महीने लगा दिए गए, क्या वजह है मुझे नहीं पता, इसका सिमेट्री नजर नहीं आ रही, या वहां भी महीने लगा दे। 120 जो आपने कहा है तो कितने, 4 महीने बनते हैं, तो कह दें जी 4 महीनों के अंदर अंदर करेगा, इसको 6 महीने कर दें। अगर उसको आपने 120 डेज कहा है तो इसको 180 डेज कह दें, ऐसे कर लें आप, ठीक है। ठीक है, मैं साथ यहां लिख देता हूं, वहां थे 120 डेज, यहां 6 महीने हैं। स्टे ऑफ टैक्स डिमांड 180 डेज का, वहां कितना था?
30 और मजीद 30 का। इसमें होंगे कौन कौन? देखें, वहां तो एक ही बंदा होता है ना, कमिश्नर अपील। तो ट्रिब्यूनल में एक बेंच बनता है। अब यहां पर एक और बात बताई जा रही है कि इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ, पैनल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन से लोग होंगे? ये सवाल पेपर में आ चुका हुआ है अलग से। चेयरपर्सन होगा, ट्रिब्यूनल कोई बंदा नहीं है ना, कमिश्नर अपील तो एक फर्द था, इसलिए वहां पर ये बात जिक्र करना भी जरूरी नहीं थी। कमिश्नर अपील कौन कौन होगा? भाई कमिश्नर अपील होगा। तो यहाँ चूंकि ट्रिब्यूनल है, बेंच बनता है, इसलिए उसकी जो कंस्ट्रक्शन बताई जा रही है, एंड अदर जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स। तो एक चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट। जुडिशियल कौन होते हैं? जुडिशरी वाले, वकील, वकाला, राइट। वो ना, वो जो जिन्होंने अटैक कर दिया था उसके ऊपर, पीआईसी के ऊपर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, याद है ना? वो वाली, ये वो जुडिशरी है हमारी। इसकी वजह से हमारी जुडिशरी को बहुत ज्यादा प्रमोशन भी मिली। यानी हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, एलएलबी के अंदर एडमिशन बहुत तेजी से बढ़ गए। उन्होंने कहा ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप किसी को भी, यानी किसी भी आप जगह पर जाएं, उसे कहें जी मैं वकील हूं, उसको ये बात समझ आ जानी चाहिए। जैसे कि एक, अब बड़ी सारी वो वीडियोस भी अब वायरल हो रही हैं, कुछ और लोग भी अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अब लॉयर ने भी, वो जाके बताते हैं कि जनाब मैंने एलएलबी किया हुआ है और मैं इस वक्त ये काम करता हूँ। उसको समझ जाना चाहिए कि अब इसका काम रुकना नहीं चाहिए। और अकाउंटेंट, मैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो जुडिशरी और अकाउंटेंट्स ये मिलके ये कमेटी बनेगी। तो जुडिशियल मेंबर कौन होंगे और अकाउंटेंट मेंबर कौन होंगे, उसको लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया। जज ऑफ द हाई कोर्ट, राइट, डिस्ट्रिक्ट जज, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, राइट, उसकी 10 साल का एक्सपीरियंस हो या कोई इस तरह की क्वालिफिकेशन, वो जुडिशियल मेंबर होगा। अकाउंटेंट मेंबर कौन होगा? एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर, अ कमिश्नर और कमिश्नर अपील having at least 3 years experience, राइट। अब देखें, हमें उन्होंने इस कैटेगरी में डाला हुआ है। अ पर्सन हु हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन ईयर प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये अकाउंटेंट मेंबर, यानी इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर अपील कमिश्नर को भी इस कैटेगरी में डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी आपको स्टे मिल सकता है। क्लियर होगी बात? कितने दिनों के अंदर अपील करेंगे? 60 दिनों के अंदर। कितनी देर के अंदर आपका फैसला हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। क्या यहाँ स्टे मिल सकता है? बिल्कुल स्टे मिल सकता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे? वही वाले प्लस और लगा दें। अच्छा, यहाँ जो बात आ रही है ना, यहाँ देखेगा कि यहाँ रेफरेंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अपील का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? ये पहले इसको सुने। देखें, दो तरह के मैं फैसले आपको सुनाता हूं जिससे आपको पता चलेगा। एक मेरा ये फैसला है कि कहा जा रहा है कि साहब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1 लाख रुपए, मिसाल दे रहा हूं, और वो कहता है कि जनाब इसके अंदर जो प्रोविडेंट फंड है, उसमें याद है हमने पढ़ा था प्रोविडेंट फंड के अंदर कि विच एवर इज लोअर एंड विच एवर इज हायर का इशू है। अब खालिद साहब ये कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है ये विच एवर इज लोअर होना चाहिए, लेकिन इसका विच एवर हायर का भी इशू लॉ के अंदर लैकूना है, या लॉ की इंटरप्रिटेशन दो तरह से हो सकती है। मैं कुछ कहता हूं, राइट, लॉ जो है वो कुछ कहता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। जब लॉ के अंदर लॉ की इंटरप्रिटेशन में कोई इशू आए तो इसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मौजूद है कि क्वेश्चन लॉ को इंटरप्रेट करने में मसला आ रहा है।
एक ये है कि आपने कहीं से सैलरी अर्न की, उस बंदे ने अपना एक्सपेंस डिक्लेयर कर दिया हुआ है और आपका टैक्स भी कट गया हुआ है, आपके अकाउंट में पैसे भी आ चुके हुए हैं, कंसीलमेंट का केस है, राइट। तो आप उसको डिक्लेयर नहीं किया था आपने, इस बात को नहीं, और ये हाई कोर्ट बैठा हुआ सुनने के लिए, वो कहेगा ये तो कंसीलमेंट का केस है भाई, ये वहां उनको साबित करो, मेरे पास क्या लेने आए। यानी जहां आपको इनकम टैक्स में लॉ के अंदर कोई इशू है तो मेरे पास आ जाओ, लेकिन ये जो कंसीलमेंट वगैरह के केसेस हैं वहां नहीं मैं आपकी बात सुन सकता। तो समझ आ गई। तो इस तरह के केसेस के लिए क्या है, कमिश्नर अपील और अपैलेट ट्रिब्यूनल, इस तरह के केसेस के लिए जो है हाई कोर्ट नहीं है। अब समझ आई। और यहां पर भी क्या वाकई इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये पहले डिसाइड होगा। यहां दो स्टेजेस में काम होगा। स्टेज 1, मैं एक हॉस्पिटल में गया तो वहां पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, वो पहले ये फैसला करता है कि ये हमारा पेशेंट भी है या नहीं है। वो यस नो करने के बाद फिर आगे वो बेचता है। मैं आपको पीआईसी की एग्जांपल देता हूं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में है। वो फर्स्ट फेज के ऊपर ही एक डॉक्टर बैठा होता है, जो ये वो कहता है कि इसको तो खांसी है, तो कहता है कि ये हमारा आपका दिल का मसला नहीं है। यानी बजाय इसके कि उसको वो प्रोसेस में डाल दे और आगे मजीद रश बढ़ जाए, वो स्टेज 1 के ऊपर उसका एनालिसिस करते हैं, पहले स्क्रीनिंग करते हैं, फिर अगली स्टेज पर लेकर जाते हैं। ये जो होता है आपका आर्मी का टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट, तो वो पहले ही दिन फैसला करते हैं कि क्या इस बच्चे के ऊपर टाइम लगाना है या इसको आज ही फारग करना है। उसको स्क्रीन टेस्ट करते हैं, फिर उसको अगली स्टेज में अगर वो समझते हैं कि इस काबिल है कि मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो फिर अगली स्टेज पर लेकर आते हैं। कुछ समझ आ रही है। यहां पर भी यही है, सबसे पहले ये फैसला किया जाएगा कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां पर मौजूद है, यस और नो। अगर तो नहीं है तो यहीं से केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। इसके लिए अलग बेंच बनेगा, अलग हेयरिंग होगी। अगर है यस तो फिर ये अगली फेज पर फिर उनको दिया जाएगा कि हाँ हमारे मुताबिक इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये दिल का मरीज है, अब इसका इलाज किया जाए। अब समझ आई बात की। इसलिए यहां अपील का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, रेफरेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। समझ आइए। टाइम कितना होगा, 90 डेज का, 30, 60 और 90। An appeal can be filed to the High Court only in respect of question of law after the decision of the appellate tribunal. ये नहीं है कि आप कमिश्नर से उठकर डायरेक्ट हाई कोर्ट चले गए, आपको उन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। Whether of question of law arises or not shall be decided by the High Court, and for this purpose, stage 1, a reference application is required to be filed within 90 days by the taxpayer, और 100 रुपया फीस जमा करवा दें साहब। इससे सस्ता आपको कहां पर इंसाफ मिल सकता है। बाकी देखें कितनी थी, 1000 रुपया, 2500, यहां पर सिर्फ 100 रुपया। 10 रुपए की टॉफी आती है जो बिल्कुल बेचारी नजर आना बंद हो गई है। हाँ, उसके बाद इनका सवाल ये है कि 90 डेज कब। देखें, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने आपको फैसला सुना दिया 1 जनवरी 23 को, तो इसके बाद आप जो है वो कमिश्नर अपील के पास जाएंगे इसके 30 दिन के अंदर अंदर। कमिश्नर अपील ने आपको लेट्स सपोज फैसला सुना दिया 2 February 23 को, कोई एडजमेंट वगैरह हुई, इसके 60 दिन के अंदर अंदर आप अपैलेट ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। अपैलेट ट्रिब्यूनल ने आपको फैसला सुना दिया 5 मई 2023 को, इसके 30 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर अंदर आपने हाई कोर्ट को रजू करना है। ये दिन कम ज्यादा हो जाते हैं, कोई वजह आप वैलिड रीजन बता दें, तो ये टाइम जो होगा वो पिछली अपील से आगे होगा। ये तरतीब है। दिस रेफरेंस एप्लीकेशन शैल बी हर्ड, सुनी जाएगी बाय अ बेंच
बी कैपिटल है, बेंच से यहाँ वो बेंच जिस पे आप बैठे हुए ये बेंच नहीं है, ये कहते हैं वकील के जो इकट्ठे होते हैं। तो टर्म थोड़ी सी समझने वाली है। बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड इफ द बेंच इज, यहाँ भी बी कैपिटल आना चाहिए, इज सेटिस्फाइड दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ राइजेस इट मे प्रोसीड टू हियर द केस। इट मे प्रोसीड, तो इट मे प्रोसीड इस कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा अगली स्टेज के ऊपर, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। जी टाइम ना जाया करो हमारा, ठीक है। If a taxpayer files a reference application to the High Court, even then he is required to pay tax in accordance with the appellate tribunal. बेशक वो चला जाए लेकिन टैक्स उसको जमा करवाना पड़ेगा। ये हर स्टेज पे ऐसे ही है। However, High Court may order to stay for the tax of demand for a maximum period of 6 months. 6 माह का ये स्टे दे सकता है उसे, ठीक होगी बात। If tax demand is reduced as a result of High Court judgment, अपैलेट अथॉरिटी, वही याद करें, अपैलेट ऑर्डर आ गया कि इसका टैक्स कम कर दिया जाए, अब गलत कर रहे हैं, देन द टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर इज रिफंडेबल, फिर उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। हाउएवर द कमिश्नर मे पोस्टपोन द रिफंड, कमिश्नर फिर उसमें सींग फंसा सकता है कि ठहर दें जी भाईजान, एक मिनट वेट करें। बदतमीजी करता है ये मेरे साथ, ताउन नहीं करता। ताउन समझते हैं ना आप? सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, द टैक्स डिपार्टमेंट इंटेंड्स टू फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। कहते नहीं जी, ऊपर जाएंगे, बात दिल्ली तक पहुंचेगी, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट फाइल्स एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। एप्लीकेशन दे दे कि जी इसका रोका जाए, राइट, टू गेट परमिशन फ्रॉम HEC टू पोस्टपोन द रिफंड। ये दोनों बातें तकरीबन एक ही हैं। आगे उसने रिफंड के लिए रोका नहीं, लेकिन उसके खिलाफ अपील में चला गया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना उसका स्टे मिल जाएगा कि इसको पैसे ना दें। या हाई कोर्ट में, आगे सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गए, कमिश्नर को रोक दें कि साहब इसको पैसे वापस ना करें। हाई कोर्ट मेक्स एन ऑर्डर authorizing the commissioner to postpone the refund till the decision of the Supreme Court। या हाई कोर्ट खुद ही पहले फैसला दिया और उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि डिपार्टमेंट जो था वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो कमिश्नर ने फौरन ऑर्डर दे दिया कमिश्नर को कि यार ठहरो, इसका पैसे वापस ना करना। देखें सिचुएशन डिफरेंट है। एक है कि खुद डिपार्टमेंट जो है उसके खिलाफ हाई सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो स्टे मिल जाएगा, पैसे वापस। आप कमिश्नर के पास जाएंगे, जी मेरा ये ऑर्डर है, मुझे पैसे वापस करें, कहेगा नहीं ये देखो मैं आपके खिलाफ अपील कर चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में, पैसे वापस नहीं होंगे। या पैसे लेने गए हैं तो कहेगा देखो मैंने हाई कोर्ट में अपील की हुई है कि आपके पैसे रोक दिए जाएं। या दोनों सिचुएशन नहीं है। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप उसके पास गए हैं, कमिश्नर के पास मेरे पैसे वापस करें, तो वो कहते हैं कि देखो कमिश्नर ने ही हमें रोक दिया हुआ है कि आपके पैसे, जिसने आपको ऑर्डर दिया ना उसने हमें भी कह दिया हुआ कि इसको पैसे अभी ना दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस हमने भी दायर कर दिया हुआ है। तो तीनों सिचुएशन में ये, अब देखें ना इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या हाई कोर्ट स्टे रोक सकता है, स्टे दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये उसका हाई कोर्ट दो काम कर सकता है, आपको भी स्टे दे सकता है कि पैसे ना जमा करवाओ, और आपके रिफंड का स्टे भी दे सकता है, दोनों काम ये कर सकता है। ये 3 अपील्स थी। इसके बाद ADR है, लेकिन अब एक बात जो आपकी किताब में की जा रही है, किसी भी अपील में क्या क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस। लॉ ये बताता है हमें कि आप जब किसी अपील में जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। कंफर्म, जो पिछली पार्टी ने कहा था वही होगा, इसको क्या कहते हैं, कंफर्म कर दिया जाएगा। रिड्यूस, आपको रिलीफ मिल जाएगी, आपकी टैक्स डिमांड को कम कर दिया गया। एनहेंस, मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। अनल द असेसमेंट, देखें एक है जो पिछली पार्टी ने कहा हम भी वही कहते हैं, वो सही कह रहा था, कमिश्नर अपील कहेगा कमिश्नर ने ठीक कहा, कमिश्नर अपील ये कह सकता है कि नहीं वो गलत कह रहा था, कम कर दें, राइट।
कमिश्नर अपील आपके खिलाफ ट्रिब्यूनल में चला गया तो वहां आपका टैक्स बढ़ाया जा सकता है। तीनों फैसले हो सकते हैं। एक है अनल द असेसमेंट, रद्द कर देना, किसी बात को सुनना ही ना। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड। ये कंडीशन क्या होती है कि जब बात ही नहीं सुनी जाती, राइट, ये बात ही, ये हालात डिफरेंट होते हैं। ऐसे होता है ना, कोई बंदा बात करता है, एक छोटा भाई है, वो बड़े भाई की शिकायत लेके अपने बाप के पास जाता है, अब्बू अब्बू मुझे किसने कहा है, उसने थप्पड़ मारा है, दफा हो जाए इधर से, कोई तुमने हरकत की होगी, मारा उसने थप्पड़। या बेटा अपने बाप की शिकायत अपनी माँ से तो नहीं लगाता ना, कहती कि सही किया उसने तेरे साथ, शरारतें कर रहे थे ना, अब सुकून है तुम्हें। तो ये होता है रद्द कर देना, बात को सुनना ही ना। क्यों, क्या हालात होंगे जब अनल कर दिया जाएगा? स्नैपचैट क्या होती है? अच्छा अच्छा, यानी कि एविडेंस ले लेंगे क्यों मारा मुझे। द नोटिस हैज बीन इशूड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। लाहौर के बंदे ने कराची के बंदे को नोटिस दे दिया हुआ है, ज्यूरिसडिक्शन यानी हद के बाहर जाके अगर नोटिस दिया गया है तो फिर वो बात, भी आपने तो गलत बंदे को नोटिस दिया हुआ है, तो कमिश्नर की बात नहीं सुनी जाएगी। द नोटिस हैज नॉट बीन प्रॉपरली सर्व्ड। उसको बताया ही नहीं गया, ना मेल डाली गई, ना उसको कॉल गई, कुछ भी नहीं कहा गया, अपने ही तौर पर रख के लिख लिया गया कि जी इसके साथ इसके खिलाफ ये फैसला करना है। उस सूरत में भी कमिश्नर की बात को नहीं सुना जाएगा। द असेसमेंट हैज बीन फ्रेम्ड ऑन द रॉन्ग पर्सन। बाप की असेसमेंट थी, बेटे पे कर दी कि तुम्हारे बाप ने ये किया था, अभी वो जिंदा है, बेटे के ऊपर फैसला सुना दिया तुम ये करो, तो कहेगा मेरा बाप जिंदा, उसको पकड़ो जाके, मुझे क्यों पकड़। आजकल ऐसे ही होता है, हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करते हैं, तो जब केस आता कहते हैं पकड़ने मुझे, जो है मेरे से ले लो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर मैंने कुछ किया भी है तो ले ले जो मेरे पास है। समझ आ रही है? रॉन्ग टैक्स ईयर की आपने फैसला, पिछले 5 सालों का आपने फैसला करना था, आपने 7वें साल का नोटिस भेज दिया जो इनवैलिड था, टाइम बार्ड इसे कहते हैं। गलत बंदे पे नोटिस भेज दिया, गलत साल का नोटिस भेज दिया, राइट, गलत जगह पर नोटिस आपने कर दिया, नोटिस दिया ही ठीक नहीं है। इन तमाम सूरतों में असेसमेंट हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कैपिटल रिसीट। मैंने गाड़ी बेची अपनी पर्सनल, मुझे कहा कि तुमने गाड़ी बेची, इनकम क्यों नहीं डिक्लेयर की, मैं कहूंगा ये मेरी कैपिटल रिसीट है, तो कैपिटल रिसीट पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। कुछ है कैपिटल रिसीट्स, जैसे लोन है, कैश में ले लिया, सेक्शन 39 में टैक्स लगेगा, एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, सेक्शन 13 में उस पर टैक्स लगेगा। तो कुछ कंडीशन तो है, प्राइवेट कंपनी के केस में आपने, शेयर होल्डर ने लोन ले लिया, ये है कंडीशंस, लेकिन खाम खा आप जो है वो मेरे ऊपर नहीं कर सकते। असेसमेंट वाज टाइम बार्ड, तो टाइम ही खत्म हो गया, अमेंडमेंट का टाइम था वो निकल चुका हुआ है, अब आप उसकी अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब पछताने का क्या फायदा, अब तो बंदा निकल गया हुआ है, टाइम बार्ड उसके टाइम फ्रेम में नहीं है। तो ये है कि इसके अंदर देखें, ये ऐसे सवाल आपको लाजमी नहीं कि पेपर में ऐसे ही आए, राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ डिसीजन इन एन अपील, ऐसे नहीं होगा। समझ आई ना, हलवा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर बताया जाएगा कि मैं एक अपील में गया हूं, केस स्टडी बना के दिया जाएगा, बताएं क्या मेरे साथ हो सकता है, फिर आप बताएंगे कि साहब ये कंफर्म भी हो सकता है, केस कम भी हो सकता है, टैक्स बढ़ाया भी जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे ये जो है वो मैं किन हालात के अंदर जो है वो एक असेसमेंट को केस अपील में जाएगा ही नहीं, उसको अनल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, कोई और अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे इन हालात के अंदर ये किया जा सकता है। अच्छा, ये इसका लास्ट पार्ट है, टैक्स पेयर की जा सकती है कि अगर वो कोई टाइम फ्रेम में उसने अप्लाई नहीं किया, नोटिस जाते रहे हैं, उसने मुंह ही नहीं लगाया, उसके खिलाफ फैसला हो गया, रिकवरी केस उसके खिलाफ स्टार्ट हो चुके हुए हैं, अब वो चला गया पहले ट्रिब्यूनल में, वो कहेंगे उसको तुमने कभी मुंह नहीं लगाया, निकलो इधर से, अब यहाँ का लेने आए। भैया आपके पास टाइम था, तुमने अपील कोई नहीं की,
उसने तुम्हें नोटिस भेजा, तुमने उसको फिर भी आंसर नहीं किया, अब क्या लेने आ गए, पहले जाओ इधर से, उसकी भी बात नहीं सुनी जाएगी। ये एडीआर क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर आप किसी से खफा हैं, किसी से तंग हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ये लॉ ने, देखें इसके साथ ए लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, तो ये एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दुखियारों का दुखियारा, ये क्या होगा लफ्ज, कि दुखी लोगों का, इसमें आप लिखें एग्रीव्ड पर्सन, मजलूम। मैं आपको इसकी शक्ल नेट पे दिखाता हूँ, एग्रीव्ड पर्सन, फिर आपको इसकी सही समझ आएगी। ये मसला ये है कि नेट पे ना चीजें गलत आ जाती हैं, कुछ भी अच्छा वाला लफ्ज होता है उसको वो कुछ भी कर देता है, इसलिए मैं कहा पहले मैं जरा देख लूं। नहीं, कोई जूते मारने वाली हो ना जिसमें यहाँ पर। ये तो ये नहीं आ रहा। चलें यही देख लें कि ये इन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका क्या है फैसला, वो ज्यादा सुना दिया हुआ है तो वो परेशान है, ठीक है ना। तो एग्रीव्ड जो है ना वो ये है, ये तो शादी की मैं तस्वीरें देनी शुरू कर तो बहरहाल एग्रीव्ड आपको समझ आ गई है ना, कि जहां पर आप किसी हार्डशिप फेस कर रहे हैं कहीं पर, वहां पर आप क्या करें। अच्छा, डायरेक्ट एडीआर में जाया जा सकता है? नहीं, ये नहीं है कि आप किसी अपील में हैं और वो आपकी सुनवाई नहीं हो रही, फिर आप जो है वो एडीआर में ऑल्टरनेट रास्ते में चले जाएं, ठीक है। एडीआर इज अ लीगल फॉरम फॉर रेजोल्यूशन मीन हल पर्सन्स ग्रीवियंसेस, दुखों का हल है, रिलेटेड टू। लेकिन इसमें पहले ऐसा था कि जो मर्जी बंदा चला जाता था, तो ये तंग पड़ गए कि यार ये बंदा 4,000 के लिए भी कोई आ रहा है, कोई 10,000 के लिए आ रहा है, ये क्या तंग कर रहे हैं। उन्होंने फिर इसके ऊपर लगा दिया कि एडीआर में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी टैक्स लायबिलिटी 100 मिलियन या उससे ज्यादा हो। इससे नीचे वाले लोगों को वो अपीलों में दिक्कत खाते फिरे, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं। डॉलर जहां पर चला गया तो ये अमाउंट तो फिर कुछ भी नहीं रहती। एडमिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, रिफंड नहीं मिल रहा उनको। वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी, उसके लिए आना चाहते हैं। एनी अदर स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है। ये यहाँ लफ्ज है और का, इससे अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई लोग भी आ सकते हैं। अगर होता एंड तो फिर सारे ही हो रहे हैं, इसलिए और से मुराद है इनमें से कोई इशू लेकर आप जो है वो आ सकते हैं। यहाँ कौन है? यहाँ है एफबीआर, अब्बू बैठे हुए हैं, दादा अब्बू ये है। कमिश्नर भी नहीं है, अपील भी नहीं है इससे। A person may apply to the FBR to refer the issue to the committee which is under litigation. Litigation में है, लड़ाई झगड़े में है। In an appellate authority, कमिश्नर से ऊपर किसी अथॉरिटी के पास केस हमारा पड़ा हुआ है। Including court of law except where criminal proceeding have been initiated. अकाउंट पकड़ दकड़ शुरू हो गई, अकाउंट आपके फ्रीज कर दिए गए, प्रॉपर्टी आपकी बंद कर देगी, अब नहीं, उससे पहले अपील में थे, आप जा रहे हैं, परसू कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही। द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय एन इनिशियल प्रोपोजिशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके अंदर आप पूरी बात बताएंगे, प्रोपोजिशन बताएंगे, वजह बताएंगे कि साहब मैंने ये किया, यहां जाता हूं, ये करते हैं, ये जाता हूं, ये मुझे तंग किया जा रहा है।
including an offer of tax payment from which the applicant would not be entitled to retract. कंपोजिशन ऑफ द फॉरम, इस फॉरम में होगा कौन कौन, ये तो हो गई रीजन। आपसे पूछा जाए एडीआर में कौन कौन जा सकता है तो आप जब ऊपर वाली लिस्ट बता देंगे, राइट। किसको अप्लाई करेंगे, एफबीआर को अप्लाई करेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, पूरी प्रोपोजिशन लिखेंगे उसके अंदर। इस फॉरम के अंदर होगा कौन कौन, द एफबीआर शेल अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ एन एप्लीकेशन अपॉइंट एडीआरसी, एक कमेटी बनाएगी, हर टैक्स पेयर के लिए अलग कमेटी बनेगी within 45 days and refer the case to the ADR. The ADR shall comprise, उसमें कौन कौन होंगे, चीफ कमिश्नर, राइट, person to be nominated by the taxpayer from a panel notified by the FBR. और यहां पर टैक्स पेयर एक बंदे का बताएगा कि जनाब इसको जो है वो रखा जाए, मैं चाहता हूं कि फलां बंदा भी इसमें हो, लेकिन वो पैनल एफबीआर बताएगा कि इनमें से कोई बंदा चूज करो, आपके बिहाफ पे उसको भी ले आते हैं जो आपका हामी हो, राइट। राइट, कंप्राइजिंग कौन कौन हो सकता है उसमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट हैविंग 10 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। द टैक्स पेयर शैल नॉट नॉमिनेट, जी ये ओवरऑल तो ये खाली इसका ही है एडवोकेट 10 ईयर, ये 10 years सबके साथ नजर आ रहा है मुझे। एंड एडवोकेट हैविंग मिनिमम 10 years, इन सबको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। The taxpayer shall not nominate a chartered accountant or advocate if the said person is or has been an auditor or an authorized representative of the taxpayer. ये अपने किसी बंदे को चूज नहीं कर सकता, अपने ऑडिटर को नहीं, अपने यार को नहीं, इसके अलावा कोई बंदा चूज करना होगा। रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस इन बेसिक स्केल और अबव, राइट, इसमें से reputable businessman as nominated by the Chamber of Commerce and Industry, यानी इनमें से वो क्या कर सकता है, किसी एक बंदे को चूज, यानी चीफ कमिश्नर होगा और इनमें से वो कहेगा कि जी एक बंदा मेरे बिहाफ पे भी वो ले आए, एक चीफ कमिश्नर और एक ये हो गया। पर्सन टू बी nominated through consensus by the members appointed under clause 1 and 2 above as notified by the FBR in clause D. Alternatively, the FBR may nominate a member proposed by the taxpayer eligible to be nominated as per। कहानी सिर्फ ये है कि FBR भी जो है इनमें से किसी बंदे को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। द चीफ कमिश्नर शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द ADR। अब जो कमेटी बनेगी, देखें जो भी कमेटी बनेगी उसका कोई चेयरपर्सन तो होगा। अभी हमने कमेटी और कहाँ बनाई थी, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसमें कौन कौन था, उसमें चीफ कमिश्नर नहीं था, मेरे ख्याल कमिश्नर था उसमें, देख लीजिएगा उसमें। इसमें जुडिशियल मेंबर था प्लस अकाउंटेंट मेंबर था और चेयरपर्सन कौन था इसमें, 3 लोग थे ना उसमें, हमने पढ़े थे कि 3 लोग होंगे उसमें। जी, FBR may prescribe remuneration for the services of the ADRC member। इनको पैसा जो है वो FBR डिसाइड कर सकता है कि ये जो लोग आए हैं चीफ कमिश्नर के अलावा, वो तो मुलाजम है ना, उनके पैसे भी डिसाइड किए जा सकते हैं। FBR shall communicate the appointment of ADRC to the taxpayer, appellate authority and the commissioner। सब लोगों को जहां जहां उसका केस पड़ा हुआ है उसके मुतालिक बता दिया जाएगा कि जनाब इस बंदे ने ADRC बनवा ली है, इसने ADRC, ताकि वो अलर्ट हो जाए कि देखो तुम इसको तंग कर रहे हो, तो हमने इसने ADRC बनवा ली है, अब वहां पर केस भी इसका मौजूद है। विड्रॉल ऑफ द पेंडिंग अपील, द एग्रीड पर्सन और द कमिश्नर एज द केस में बी शैल विड्रॉ द पेंडिंग अपील एंड कम्युनिकेट दिस इफेक्ट टू द ADRC। ये नहीं है कि उधर भी बात करी जा रहा है इधर भी बात करी जा रहा है, वो कहेंगे यार किसी एक जगह टिको ना, वहां तुम नहीं सेटिस्फाइड ना, तो वहां से विड्रॉ करवा लो अपने आप को, हमारे पास आ जाओ। लेकिन उधर भी तुम हेयरिंग पे जा रहे हो, हमारे पास भी हेयरिंग में आ रहे हो, उसको अब रोको जरा। अगर आप ADRC में जाना चाहते हैं, इस फोरम पे कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म को, तो उधर से क्या करो, विड्रॉ कर लो। विदिन 75 days ऑफ द केस रेफर टू द ADRC, 75 दिन के अंदर अंदर वहां से केस उठाओ अपना।
If withdrawal of the appeal is not communicated within 75 days, then ADRC shall be, ADRC 75 दिन के तक वेट करेगी, कहेगी तुमने अभी तक वहां से केस क्यों नहीं उठाया। वो जी हो सकता है मुझे वहां से भी कोई फेवर मिल ही जाए, मीसना बन रहे हैं ना। मुनाफिक क्या कहा था, दो रुखा, मुनाफिक का बताया था ना, नफक, आपको अरबी में बताया था, नून फा काफ क्या कहते हैं, सुराख कहते हैं, जिसके दो दो सुराख हो। तो वो कहता है कि जनाब इधर से मेरा दिल किया तो इधर से फायदा उठा लूंगा, इधर से दिल किया तो इधर से फायदा उठा लूंगा। कहते मुनाफकत नहीं चलनी, हाइपोक्रेसी नहीं करनी, उधर से आ जाओ फिर, ऐसे ही है ना। यानी उस महबूबा का क्या है कि दोनों को ही कॉल करती रहती है वो, तो कहेंगे ना अपना केस एक तरफ से तो विड्रॉ करो ना। उसको भी जनाब, उससे भी अपनी बर्थडे मनवाई जा रही हो, किस दिन उसे कहती हो मेरी 30 को है, मुझे कहती हो 5 को है। किसी एक जगह से तो अपना केस उठाओ ना। से स्टे ऑफ टैक्स डिमांड, क्या एडीआरसी जो है वो डिमांड दे सकता है। द रिकवरी ऑफ टैक्स रिलेटेड टू द डिस्प्यूट रेफर टू एडीआरसी शैल बी स्टेड अपॉन विड्रॉल ऑफ द पेंडिंग अपील टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द एडीआरसी। आप वहां से अगर केस विड्रॉ कर लेंगे तो ये आपको स्टे दे देंगे कि ठीक है, कमिश्नर को, ट्रिब्यूनल को कहेंगे कि नहीं भी इससे पैसे नहीं लेने। और डिसोल्यूशन ऑफ द एडीआरसी विच एवर इज अर्लियर, तो जब तक वो फैसला ना हो जाए उस वक्त तक आपने पैसे जमा नहीं करवाने। प्रोसीडिंग कैसे होगी, इसमें कार्रवाई कैसे चलेगी और उसका फैसला कैसे होगा। डिस्पोजल मीन फैसला कैसे किया जाएगा। एडीआरसी शैल अंडरटेक एन एग्जामिनेशन ऑफ द इशू। देखिए बड़ा हर जगह पर यही होता है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, कुछ लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं, ये सारी कहानियां। एंड may make inquiry, obtain expert opinion and cause an audit by an income tax authority or by any other person। ये काम सारे ही होते हैं, कमिश्नर भी करवा लेता है, ट्रिब्यूनल भी करवा लेता है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लेते हैं, तो ये लॉ ने कोई बंदिश नहीं लगाई। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, फिर जब वो किसी बात पर पहुंच जाएंगे, एडीआरसी शैल डिसाइड द इशू बाय मेजोरिटी विद इन 120 डेज, 120 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करेंगे। और आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ द पेंडिंग अपील, तो यानी जब जिस दिन आपने उनको कह दिया कि मैं वहां से निकल आया हूं, उस अपील में नहीं हूं अब, उसके 120 दिन के अंदर अंदर वो फैसला आपको सुना दिया जाएगा। द एडीआरसी शैल, द डिसीजन ऑफ द एडीआरसी शैल बी बाइंडिंग टू द कमिश्नर एंड टैक्स पेयर। अब ये दोनों इसमें, अच्छा पहले ऐसे नहीं था, पहले पता क्या था, पहले कमिश्नर को, इसको टैक्स पेयर को ऑप्शन थी, पहले था, बार बार सुन लीजिएगा, पहले था कि टैक्स पेयर को कहा जाता था कि अपील उसने रोक दी है ना, मिसाल के तौर पे इधर बैठा हुआ है, अच्छा पहले अपील में भी रहता था, इधर भी रहता था, तो एडीआरसी से जो फैसला हुआ उसके पास ऑप्शन होती थी कि वो माने या ना माने। मिसाल के तौर पे एडीआरसी ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया, मैं कहता यार फजूल आदमी है, टाइम ही जाया किया, तो दोबारा कमिश्नर के पास चला गया, तो कहते साहब तुम तो एडीआरसी में चले गए थे, और दफा करेंगे, आप बताएं मसला क्या है। तो आपस में जरा भाई भाई है, मुसलमान है, कोई आपस में मिलके बात कर लेते हैं। तो फिर उधर आ गए, अब उन्होंने कहा कि ये क्या ड्रामे तुमने किए हैं, वहां से निकलो, इधर आके बैठो, अब जो हमारा फैसला होगा तुम भी बाउंड हो इसके ऊपर, कमिश्नर भी बाउंड है। समझ आ गई ना। अब ये है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू डिसाइड द केस बाय द एडीआरसी, राइट। अगर एडीआरसी इस बात का फैसला ही ना कर सकी तो क्या होगा, केस लटक रहा है। इफ एडीआरसी फेल्स टू डिसाइड द केस विद इन 120 days after the withdrawal of the pending appeal, FBR shall dissolve ADRC and the matter shall then be decided by the appellate authority where the dispute was pending। तो यहां से उसको क्या कर देंगे, वो बंद करेंगे इस केस को, यहां से क्या करेंगे केस को, तो कहेंगे भाईजान उधर ही जाओ, तुम हमारे वारे के बंदे नहीं हो। FBR shall communicate the order of dissolution of ADRC to the taxpayer, commissioner and appellate authority including court of law, which shall decide the appeal within 6 months of the communication of the dissolution। आपने ADRC में अप्लाई किया, ADRC 120 दिनों के अंदर अंदर, अच्छा पहले आपने ADRC में अप्लाई किया, फिर आपने विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद 120 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने आपका फैसला सुनाया,
वो फैसला उन्होंने आप सबको दे देना है। वो अथॉरिटी जो है, अगेन वही मैं बात कर रहा हूं, जो भी अथॉरिटी है जहां भी अपील करेंगे उसने अल्टीमेटली कमिश्नर को ही कहना है। कमिश्नर अपील ने किसको कहना है? कमिश्नर को। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कमिश्नर को, हाई कोर्ट ने कमिश्नर को, एडीआरसी ने कमिश्नर को। अल्टीमेटली आपका जो ताना बाना बनना है वो कमिश्नर के साथ बनना है। उसने आपको सुनाना है कि आपने क्या करना और क्या। ये एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इसके आंसर भी आपकी किताब में मौजूद हैं। ये बहुत हेल्प करेंगे आपके बाकी कामों के अंदर। 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए, रिवाइज कर दूं। रिटर्न, असेसमेंट और अपील। जो स्टूडेंट इस चैप्टर को याद करना चाहता है उसके पास पता होना चाहिए कि रिटर्न के अंदर क्या 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 इशू डिस्कस हुए, कब रिटर्न फाइल करनी, किसने रिटर्न फाइल करनी है, नहीं फाइल करेगा तो क्या होगा, उसके खिलाफ क्या होगा, ये सारी चीजें। असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, कितनी असेसमेंट की टाइप्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, कितने दिनों के अंदर होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अपील कितनी तरह की हैं, 1 2 3, इसके ऑल्टरनेट क्या है, एडीआर सी मौजूद है, वहां जा सकते हैं, राइट। क्या होंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये 3 मॉड्यूल्स उसके पास बड़े कंफर्म होने चाहिए। अगर किसी पेपर में इन तीनों में से कोई चीज भी टेस्ट नहीं की जाती तो बीइंग प्रोफेशनल हम लोग कहते हैं कि ये एग्जाम नामुकम्मल है। ये ऐसे ही है कि कोई इंसान की आपने शक्ल बनाई और उसका सर उतार दिया तो वो नामुकम्मल है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक हिस्सा है उसका। और अगर एग्जाम में उस हिस्से को ही नहीं टेस्ट किया जा रहा तो फिर वो एग्जामिनर जो है उसकी अहलियत पे शक है, राइट। कि उसने स्टूडेंट को, देखें, अगर आप किसी एरिया को टेस्ट करना बंद कर देंगे तो स्टूडेंट उसको पढ़ना बंद कर देंगे। एग्जाम का मकसद ही होता है कि स्टूडेंट को डराइव करना कि क्या तैयार करके आना है। पास पेपर क्या बताते हैं कि भाई ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस डायरेक्शन देते हैं ना। तो अगर एग्जामिनर इसको बंद कर देगा, रिटर्न, असेसमेंट और अपील को चेक करना, तो स्टूडेंट इसको पढ़ना बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि बस नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा जो आगे चाहिए, रिक्वायर्ड। एग्जाम का एक ये मकसद होता है स्टूडेंट की डायरेक्शन को सेट करना। तो प्लीज ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, अक्सर 10 नंबर का पेपर इसमें से आता है। आपका जो चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 16, ये दोनों अगर आप अच्छी तरह से करते हैं ये चैप्टर, तो आपके तकरीबन 20 से 25 नंबर यहां से कवर हो जाते हैं। 10 नंबर ये कर लें, 20 और 10 आप अगर इसमें लगा लें, 30 हो गए, राइट। सेल्स टैक्स में से 25 नंबर आपके आते हैं, प्लस 10 नंबर आपके एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं। तो आप देखें तो कितने बन जाते हैं, 20 40 तो 65। देखें कितना अगर इन डिफाइंड एरिया को आप अच्छी तरह तैयार करेंगे तो 65 नंबर तो आपके यही कवर हो जाते हैं इसके अंदर। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको कितने मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं इसके अंदर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इस दौरान आपने सेल्स टैक्स को क्या करना है, कंप्लीट करके वो छोड़ना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा एक चैप्टर और है, वो इंशाल्लाह ताला इसके बाद वो डिस्कस होगा आपसे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।